एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो नया साल शुरू हुआ है और नए साल में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, कुछ नए स्कीम्स को शुरू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज हम उन्हीं स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हमने स्टेट गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं उन पे चर्चा करी थी, वैसे ही आज हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए क्या बजट रखा है, किस मंत्रालय ने शुरू की है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एजेंडा है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के साथ जो न्यूज़ में है। उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में जो है वो हेडलाइंस मिलेंगी, मतलब आपका क्विक रिवीजन के लिए, जिससे आप आसानी से नोट्स प्रिपेयर कर सकें या पूरे के पूरे सेशन को ईजिली रिवाइज कर सकते, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे हमेशा की तरह, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब देखिएगा होता क्या है, कुछ बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि मैडम रिप्लाई नहीं करती हो। मैं आपको बताती हूँ, जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो मैंने लिया, उसके बाद काफ़ी सारे कुछ कमेंट आते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं कुछ सर्टेन लोगों को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ लोगों को रिप्लाई करने के बाद मेरा यूट्यूब जो है वो मुझे ब्लॉक कर देता है कि भाई बस आज का हो गया है। वो रिप्लाई करने देता नहीं है, वो मैसेज मेरे मतलब कमेंट जो है ना वो सेंड नहीं होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और फिर दिन के अंत में काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं तो सबको रिप्लाई कर पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हाँ, सबके कमेंट मैं देखती हूँ और जितना पॉसिबल हो पाता है उन लोगों के रिप्लाई भी मैं करती हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की ईयर बुक के बारे में। तो करंट अफेयर्स की ईयर बुक जो है वो 10 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे वो आपको एक ही बुक में अवेलेबल हो जाएंगे, एक ही मैगजीन में मिल जाएंगे। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जैसे कि किस प्लेटफॉर्म से आप इसे परचेस कर सकते हो, हार्ड कॉपी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना प्राइस है, एट्सेट्रा। तो अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, जैसे ही फाइनल होता है आपको अपडेट हम कर देंगे, इसलिए आप 7 AM हमारा CA देखते रहिए, जिससे आपको फर्दर जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ठीक है, और रही बात आज की PDF के बारे में, तो परचम का टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम से कुछ बच्चों को डाउनलोड करने में अगर समस्या आती है तो हमारे एप्लीकेशन से भी क्लास का PDF ले सकते हैं। एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं जो आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए हमने लॉन्च किया है, SSC कोर्स। ठीक है, तो इस SSC कोर्स को आप इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हो और कंबाइंड कोर्स को भी परचेस किया जा सकता है। बस आप यहाँ पर पूजा 10 कोड का अगर यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि भारत में जो हमारे सिविलियन अवार्ड होते हैं, तो भारत में आपने देखा है कि भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है, फिर पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। वैसे ही असम गवर्नमेंट के द्वारा असम के सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है असम वैभव। रिसेंटली असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है असम के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर तपन सेखिया टू रिसीव असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। असम गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम है असम वैभव। इस अवार्ड की शुरुआत 2021 में की गई थी। ठीक है, और इस बार का 2022 के बारे में बात करें तो ये अवार्ड किसे दिया गया है, तपन सेकिया को दिया गया है। इन्होंने कैंसर की फील्ड में असम राज्य में कई सारे काम किए हैं, जिसके कारण इन्हें असम वैभव सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा 21 पर्सनालिटीज, कितनी 21 व्यक्तियों को चयन किया गया है, 21 पर्सनालिटी सेलेक्ट की गई हैं फॉर द असम स्टेट सिविलियन अवार्ड 2022। अब यहाँ पर 3 अवार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि असम वैभव है, असम सौरभ और असम गौरव अवार्ड है। तो असम वैभव अवार्ड जो है वो डॉक्टर तपन सेखिया को दिया जाएगा इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ कैंसर केयर। ठीक है, असम गौरव अवार्ड 5 लोगों को दिया जाएगा, असम सौरभ अवार्ड 5 लोगों को दिया जाएगा और असम गौरव अवार्ड जो है वो 15 लोगों को दिया जाएगा। इस तरीके से 21 लोगों को चुना गया है असम स्टेट सिविलियन अवार्ड 2022 के लिए। इस अवार्ड की शुरुआत जैसा कि मैंने कहा 2021 में हुई थी, लेकिन पहले अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो 24 जनवरी 2022 को अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी। रतन टाटा
वॉज गिवन असम वैभव फॉर 2021। तो 2021 के लिए रतन टाटा जी को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, इन अवार्ड की घोषणा 2 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर असम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अभी रिसेंटली आपको पता है हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या हुआ था, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और फिर नए नए एमएलए बनकर आते हैं, ठीक है, तो जो विधानसभा होती है उसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको एक स्पीकर की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, वैसे ही हमारे राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसके भी स्पीकर होते हैं। तो असम जो हिमाचल प्रदेश है उसके 14th नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं और 4 जनवरी से उनका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पर स्पीकर किसे बनाया गया है। सो 5 टाइम एमएलए कुलदीप सिंह पठानिया टू बी द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 5 बार विधायक रह चुके कुलदीप सिंह पठानिया जी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अगला अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया है। ये 18वें नंबर के स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये एमएलए की तरह 1985, 1993, 2003, 2007 और 2022 में चुने जा चुके हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा जयवंत राम। जयवंत राम वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेसी के बारे में। रिसेंटली आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 खत्म हुआ और उसको जीता किसने है, अर्जेंटीना की टीम ने जीता है। और अर्जेंटीना की जो टीम है उसके कप्तान कौन थे, लियोनेल मेसी थे। तो यहाँ पर मेसी को बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय द इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स के द्वारा चुना गया है। मेसी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी द्वारा 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये बात भी आपको पता चल चुकी है। अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है उसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। तो पहले नंबर पे अगर रैंकिंग इन्होंने जारी की तो पहले नंबर पे तो मेसी है जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगले नंबर पे जो है वो है काइलिन मबाप्पे जो कि फ्रांस के हैं। 3rd नंबर पे आप देखेंगे करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं। फिर है लूका मॉड्रिक जो कि क्रोएशिया के फुटबॉलर हैं और अर्लिंग हालैंड ये नॉर्वे के हैं। तो आपको इन मतलब ये जो खिलाड़ी हैं ये किस स्पोर्ट से हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं ये लोग, और किस कंट्री से, बस आप ये 2 बातें याद रखिए। इनके क्लब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, आप इन 2 चीज़ों को याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए जो इनिशियल बजट रखा गया है, इनिशियल आउटले डिज़ाइन किया गया है वो है 19,744 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में अनाउंसमेंट हमको अनुराग ठाकुर जी ने बताया। इसका एक ही मकसद है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, कि हम चाहते हैं कि हमारा नेट कार्बन एमिशन जो है वो 2070 तक क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट होना बंद हो जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करें। इसके अलावा हाइड्रोजन जो होती है वो फ्यूचर का फ्यूल होता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि अश्विनी वैष्णव जी का कहना था कि 2023 तक हम अपनी हाइड्रोजन ट्रेन को भी लॉन्च करेंगे, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हम भविष्य में एक्सपोर्ट कर सके ग्रीन हाइड्रोजन को। तो इस लक्ष्य के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया है कैबिनेट ने। मैटर क्लियर हुआ। कितना बजट है याद रखेंगे, 19,744 करोड़ रुपीज है टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि कार्बन एमिशन को 0 करना है 2070 तक एंड मेक इंडिया प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट हब ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। इंडिया को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने के लिए हब बनाना है, हाइड्रोजन फ्यूल को हम एक्सपोर्ट भी करें और उसको प्रोडक्शन भी करें। हमारा जो टारगेट है, अचीव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर बाय 2030। हमारा टारगेट है कि 2030 तक देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ऐसा लगता है कि थ्योरी है, बहुत बोरिंग है, मैं समझती हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने का है, तो आंसर हो जाएगा 5 मिलियन टन हाइड्रोजन पर ईयर।
समझ रहे हो? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप अगर एग्जाम देते रहते हो तो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर हम जनरेट कर सके 2030 तक, ये हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कैपेसिटी एडिशन ऑफ 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2030। हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है जो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं 50 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम बाय द 2030, ठीक है। जो हम फॉसिल फ्यूल को हम करते हैं ना, कोयला, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना होता है, तो हम चाहते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल को जो इंपोर्ट करते हैं उसमें हम रिडक्शन कर दें 1 लाख करोड़ रुपीस का बाय 2030। और हम रिडक्शन तभी कर पाएंगे फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में जब हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल की जगह जो है वो दूसरे फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर होगी, राइट। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर 8 लाख करोड़ इन द सेक्टर। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया, अब इसके लिए आपको प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह सेटअप करने होंगे, पाइपलाइंस की ज़रूरत होंगी, एटसेट्रा। तो भारत गवर्नमेंट चाहती है कि 8 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें और इन्वेस्टर्स आके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, और इसके ज़रिए 2030 तक 6 लाख नई जॉब्स को भी जनरेट करना यहाँ पर लक्ष्य है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या लक्ष्य हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। वन लाइनर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि ऐसा बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बजट क्या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अपना नेट कार्बन एमिशन कब तक जीरो करने का टारगेट रखता है। अगला क्वेश्चन है कि 2030 तक भारत कितनी ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर को प्रोड्यूस करेगा, क्या टारगेट है हमारा। नेक्स्ट है 2030 तक कितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी आएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर में बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा जगह मिशन। जगह मिशन है उड़ीसा का, भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली स्लम एरियाज जो होते हैं ना, तो स्लम में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉपर सीवेज प्रॉपरली नहीं है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वाटर कनेक्शंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के अगर इश्यूज होते हैं, घर भी प्रॉपर उनके नहीं होते हैं, है ना, काफ़ी गंदगी रहती है। तो आप उन स्लम एरिया में क्या नया कर सकते हो। आपने उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर नए घर बनाए हैं, प्रॉपर वाटर कनेक्टिविटी दी है, तो उसी के अंतर्गत ये जगह मिशन है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट का है। विनिंग द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड सेकेंड टाइम उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया गया है उसके जगह मिशन के लिए। इसके पहले 2019 में भी उड़ीसा गवर्नमेंट को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। तो आइए इस न्यूज़ को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उड़ीसा विन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट स्लम इम्प्रूवमेंट एंड लैंड टाइटलिंग प्रोग्राम। तो ये स्लम एरिया जो है उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था वो है जगह मिशन, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट का है, और इसे यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है। इस साल इसे ब्रोंज मेडल मिला है। क्या मिला है इस साल इसे? ब्रोंज मेडल मिला है। 2019 में भी यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया जा चुका है। ये जो अवार्ड है वो वर्ल्ड हैबिटेट के द्वारा दिया जाता है, और वर्ल्ड हैबिटेट जो है वो यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्टनरशिप में है यूएन हैबिटेट के। तो वर्ल्ड हैबिटेट और यूएन हैबिटेट हर साल ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनोवेटिंग आइडियाज़ के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, और आप अपने राज्य में जो भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, अगर अच्छा कुछ करते हैं तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब जगह मिशन क्या है? तो 2018 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अंडर द उड़ीसा लैंड राइट टू स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2017। तो यहाँ पे 2017 के एक्ट के अंतर्गत 2018 में जगह मिशन को उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया था। बेसिकली स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए मिशन था। यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट का टारगेट भी था कि 2023 तक वो पूरे राज्य को स्लम फ्री कर देंगे, मतलब झुग्गी झोपड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट एम्स टू मेक उड़ीसा द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी द स्लम फ्री बाय द एंड ऑफ 2023। तो अचीवमेंट क्या किए हैं? तो अचीवमेंट आप देख सकते हैं 100% हाउस होल्ड इन द 2724 स्लम्स, पाइप वाटर कनेक्शंस दिए हैं, ठीक है ना, प्रॉपर रहने लायक हैबिटेट प्रोवाइड किया है। ये सारी अचीवमेंट इस जगह मिशन के अंतर्गत हुई हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। नेक्स्ट है बंधन बैंक लॉन्च
जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। तो बंधन बैंक ने मार्केटिंग पर्पस के लिए जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन की शुरुआत की है और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, इस कैंपेन को जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लियो बर्नेट ने दिया है। बंधन बैंक 2001 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, लेकिन आरबीआई ने इसे एज अ फाइनेंशियल या बैंकिंग लाइसेंस जो प्रोवाइड किया था वो 2015 में किया था। इसका हेड ऑफिस आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ONGC टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन 2021-2022। अब यहाँ पे देखिएगा एक सर्वे किया गया था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2021-2022। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियाज पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे हुआ था और इसमें बताया गया कि जो भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने अर्जित किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन सी रही है, तो आंसर हो जाएगा ONGC रही है। ONGC रही है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। कौन रहा है, ONGC। ONGC के बाद मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, NTPC एंड सेल रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो नेट प्रॉफिट है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो जंप हुआ है 50.87% टू ₹2.49 लाख करोड़ रुपीज ड्यूरिंग 2021-2022। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% का जंप भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जो आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं अगर ओवरऑल कैटेगरी देखें तो लॉस में है और मेजर लॉस मेकिंग जो कंपनीज हैं वो भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको हम BSNL कहते हैं, MTNL है, इंडिया असेट होल्डिंग कंपनी है, एयर इंडिया असेट होल्डिंग कंपनी है और ईस्टर्न कोल्डफील्ड है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो यहाँ पर पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है वाटर पे। ठीक है, कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर है कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 5 और 6 जनवरी की, और मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर हुई है। ठीक है, अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा सभी राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे या वाटर डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। एक नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है तो राज्यों के बीच में कुछ डैम को लेके, बिजली के प्रोडक्शन को लेके, बांध बनाने के ऊपर आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपरली गवर्नेंस हो सके, ठीक है, ये जो डिस्प्यूट्स इनको सॉल्व किया जा सके और वाटर प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में है उसके लिए हम क्या रोड मैप तैयार करें कि ये जो वाटर प्रॉब्लम है वो 2047 तक एकदम खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जो विजन है वो 2047 का रखा गया है। इसलिए यहाँ पे अगर आप थीम भी देखेंगे तो वाटर विजन एट 2047 यहाँ पर थीम है और यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स होंगे वो यही सारी चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिलीवर करेंगे, किस तरीके से हम अपनी जो वाटर प्रॉब्लम्स है उनसे ओवरकम कर सकते हैं और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो ये पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ऑन वाटर जो कि भोपाल में कंडक्ट कराई जा रही है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव्ड विंड स्कीम। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके द्वारा यहाँ पे विंड स्कीम को अप्रूवल दिया गया है। सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ठीक है, तो विंड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम विंड स्कीम है। नाम से समझ में आ रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग, तो भारत में अगर हम देखें ब्रॉडकास्टर तो कई सारे हैं लेकिन प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सरकारी कंपनियों के बारे में बात कर रही हूँ। तो सरकारी कंपनियां कौन कौन सी हैं आपकी, DD मतलब दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब जो होती हैं ये आपकी भारत की गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारे देश में ब्रॉडकास्टिंग का काम करती हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं ब्रॉडकास्टर्स जो हमारी कंपनी है उनमें आप किस तरीके से एडवांसमेंट ला सकते हैं। आज के समय में, पहले तो हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी तो DD न्यूज़ चलती थी, क्या आज आप DD न्यूज़ देखते हो, नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। DD ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, उनके पास जो भी कैमराज हैं या जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। HD में अच्छी पिक्चर्स आएँ, है ना, नई तरीके से क्वालिटीज़ हो, तो उस तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कुछ बजट भी तो देना पड़ेगा, तभी तो इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया और जिसके लिए यहाँ पर बजट रखा है 5 साल 2025-26 तक के लिए, वो है 2539 करोड़ रुपीज़।
ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट मतलब विंड स्कीम विद आउटलेट ऑफ 2539 करोड़ रुपीज अप टू द 2025-26। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है फॉर द प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के लिए, क्योंकि एट प्रेजेंट दूरदर्शन के 36 टीवी चैनल इंक्लूडेड 28 रीजनल चैनल्स हमारे देश में ऑपरेट होते हैं और ऑल इंडिया जो रेडियो है उसके लगभग 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं। तो इस स्कीम के जरिए हमें क्या करना है, जो हमारा AIR FM ट्रांसमिशन है उसको इंक्रीज करना है। द स्कीम विल इंक्रीज कवरेज ऑफ AIR FM ट्रांसमीटर। हो सकता है ये आपको छोटा दिख रहा हो तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा है, यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज है। द स्कीम विल इंक्रीज कवरेज ऑफ AIR FM ट्रांसमिशन इन द कंट्री टू 66% बाय जोग्राफिकल एरिया एंड 80% बाय द पॉपुलेशन। तो आपको यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया वाइज भी इसकी जो कवरेज है वो इंक्रीज करनी है और पॉपुलेशन को भी ज़्यादा इंगेज करना है 80% अभी जो कवरेज है वो 59% का है और जो पॉपुलेशन इंगेज है वो 68% की है। तो AIR जो FM ट्रांसमिशन है इसको इम्प्रूव करना है जोग्राफिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसके अलावा हाई कंटेंट का जो आपका हाई क्वालिटी कंटेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। जो आपका DTH कैपेसिटी है उसको अपग्रेड करना है जिसके लिए बजट रखा गया है। क्लियर हो गई थी चीज़ें। तो विंड स्कीम आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्कीम बेसिकली है क्या। अब ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नोन सिंस 1957, हालांकि इसका फॉर्मेशन 1936 में हुआ था, दिल्ली इसका हेड ऑफिस से मिल जाएगा, लेकिन इसका नाम जो ऑल इंडिया रेडियो आप देखते हो 1957 में से दिया गया था एज आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द 18th नेशनल जैम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट एंड गाइड इन राजस्थान। तो यहाँ पर समझते हैं, इस न्यूज़ को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बात तो आपको पता है कि 2 दिन के विजिट पे यहाँ पर हमारी जो प्रेसिडेंट थी द्रौपदी मुर्मू वो राजस्थान विजिट पे गई थी। कल भी हमने जयपुर में इन्होंने जो भी इनॉग्रेशन किए हैं वो मैंने डिस्कस आपसे किए थे। अब प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा 18th नेशनल जैम्बोरे ऑफ स्काउट एंड गाइड का राजस्थान में उद्घाटन किया गया और सेकेंड टाइम राजस्थान में ये जो नेशनल स्काउट एंड गाइड का जैम्बोरे कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी थीम है 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरे प्रोग्रेस विथ पीस। थीम क्या है? प्रोग्रेस विथ थीम से। ये पूरा 7 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं, एक बड़े से ग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे से टेंट लगाए जाते हैं जिसमें हमारे राज्य के अलग अलग जगहों से जो है वो स्काउट एंड गाइड आते हैं और इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। 7 दिनों तक इन टेंट में रहते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी एट रोहत इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। कहाँ पर? पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। कितने दिन का प्रोग्राम है? 7 दिन का इवेंट है जिसको होस्ट कर रहा है राजस्थान सेकेंड टाइम आफ्टर 66 ईयर्स, ठीक है, जिसमें 35,000 स्काउट एंड गाइड पूरी कंट्री से यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला जो नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1951 में, ठीक है। ये 18th नंबर का है जो कि राजस्थान में हो रहा है और 17वें नंबर का जो था वो कर्नाटका में हुआ था। क्लियर? हर 4 साल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, हर 4 साल में ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंडक्ट होती है, ठीक है। तो अभी जैम्बोरे क्या होता है, तो यहाँ पर जो नेशनल लेवल की गैदरिंग होती है स्काउट एंड गाइड की, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी स्काउट एंड गाइड में स्कूल लेवल पे भी शायद पार्टिसिपेट किए होंगे। तो यहाँ पर अब अलग अलग स्टेट है तो उनका डाइवर्स कल्चर होगा, उनकी अपनी अलग रिलीजियस प्रैक्टिस होंगी, जो फूड हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी, कल्चर अलग होगा, कस्टम्स अलग होंगे। तो सभी लोग यहाँ पर मिलते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज हर 4 साल में स्पेशल ओकेजन्स पे कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। ये 18वें नंबर की नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरे है जो कि राजस्थान में सेकेंड टाइम कंडक्ट कराई जा रही है। 1956 में राजस्थान ने इसे पहले भी कंडक्ट कराया है जयपुर में, ठीक है। अब फाउंडर के बारे में बात करते हैं कि स्काउट एंड गाइड मूवमेंट के फाउंडर कौन हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये है बैडन पोवेल। तो बैडन पोवेल जो है, मेजर जनरल बैडन पोवेल, इन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की शुरुआत की थी 1907 में
और इन्हीं की सिस्टर थी, इन्हीं की बहन थी जिनका नाम है एग्नेस बैडन पोबेल। इन्होंने 1910 में 1910 में गर्ल्स गाइड मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो बॉयज़ स्काउट मूवमेंट 1907 में शुरू हुआ था, वहीं गर्ल्स गाइड मूवमेंट जो है वो 1910 में शुरू हुआ था। अब आज़ादी के बाद क्या कंडीशन रही है वो हम देख लेते हैं। तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट द भारत स्काउट एंड गाइड सेटअप किया गया था 1950 में, 1915 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक टोटली वॉलेंटियर, नॉन पॉलिटिकल एंड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिग यंत्रा लॉन्च सेकेंड सैटेलाइट टू मॉनिटर स्पेस वेदर। डिग यंत्रा एक स्पेस स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है और जिसके सीईओ कौन है, अनिरुद्ध शर्मा है। इन्होंने सेकेंड सैटेलाइट को लॉन्च किया है टू मॉनिटर स्पेस वेदर। ठीक है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, पूष्ण अल्फा। पूष्ण अल्फा उस सैटेलाइट का नाम है। इसे फाल्कन जो स्पेस एक्स ट्रांसपॉन्डर स्पेस एक्स का जो ट्रांसपोर्टर है 6 मिशन फ्लोरिडा यूएसएस इसको ऑनबोर्ड किया, उसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, इसे SSO मतलब जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है उसमें लॉन्च किया गया है, जिससे आपकी स्पेस के वेदर को मॉनिटर कर सके। तो बहुत से बच्चों को हो सकता है ना पता हो कि ये SSO क्या होता है, मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, पर ये बात तो ज़रूर पता है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये पोलर रीजन है, राइट, और यहाँ पर जो ऑर्बिट पोल से होकर गुजरती है, पोल से होकर जो ऑर्बिट गुजरती है उसे हम पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। तो पोलर ऑर्बिट कई सारी हो सकती हैं, ठीक है ना, पोलर ऑर्बिट जो है वो कई सारी हो सकती हैं, किसी भी तरीके से जो पोल से गुजर रही हो वो पोलर ऑर्बिट हो जाएगी। लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की अगर बात करें तो एक ऐसी पोलर ऑर्बिट जिसकी पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स्ड है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑर्बिट है इसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी में जब आधे समय पे दिन रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो हमेशा ये सन के सिंक्रोनस रहेगी, सन के साथ साथ ही रहेगी। इसमें हमेशा आधा समय मतलब आधे में दिन और आधे में रात, मतलब हमेशा इसमें उजेला रहता रहेगा, हमेशा इसको सनलाइट मिलती रहेगी, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट होती है। पोलर ऑर्बिट मतलब दोनों पोल से कहीं ना कहीं गुजर रही होगी। सैटेलाइट इन SSO ट्रेवलिंग ओवर द पोलर रीजन are synchronous with the sun. This means they are synchronized to always be the same fixed position relative to the sun. हमेशा सन के रिलेटिव पोजीशन में फिक्स आपको दिखाई देगी, जस्ट सिमिलर टू जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो लॉन्च की जाती है ना, वो हमेशा आपको अर्थ के सिंक्रोनस दिखेंगी, इसलिए आप उसको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, राइट, क्योंकि वो भी 24 घंटे में अर्थ का चक्कर लगाती हैं और अर्थ भी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है, तो हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो ऐसा लगता है कि फिक्स्ड है, इसलिए उसको आप जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। और वैसे ही ये आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है जो कि एक पोलर ऑर्बिट है, इसी में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य कि 2025 तक हम टीवी को एलिमिनेट कर देंगे भारत से। ये आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि कई बार हमने चर्चा की है। लेकिन आज हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं कि टीवी के अलावा काला अजर एक बीमारी होती है जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, जिसके ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि 2023 तक भारत को इस बीमारी से भी मतलब भारत से इस बीमारी को भी एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो टीवी का लक्ष्य 2025 का है, काला अजर का लक्ष्य जो है वो 2023 तक का है। तो हेल्थ मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजर फ्रॉम द कंट्री बाय द 2023। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया जी हैं, और उन्होंने अभी हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया है 4 स्टेट्स के बीच में, 4 राज्यों के बीच में। और वो राज्य कौन कौन से हैं, बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन 4 राज्यों के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बातचीत की गई और यहाँ पे पॉलिसीज बनाई गई किस तरीके से हमारे देश में से 2023 तक हमको काला अजर जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करना है। तो आप लोग कहेंगे यार मैडम ये क्या बात हुई, पूरे देश से हमको काला अजर हटाना है और मीटिंग 4 राज्यों के साथ हो रही है, क्योंकि सबसे अधिक केसेस आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ही मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो काला अजर है बीमारी 2007 से 2022 तक का डेटा, 2007 में लगभग 44,533 केसेस थे, वहीं 2022 में आप देखेंगे 834 केसेस रह गए हैं। अब ऐसे हमें इस बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना है।
अब देखिएगा इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी हम लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है काला ज़र का। तो 90% ऑफ द ग्लोबल केसेस ऑफ द काला ज़र इन द ईयर 2021 फाउंड इन 8 कंट्रीज। 90% केसेस जो है वो 8 कंट्रीज में देखे गए हैं, और वो 8 कंट्रीज में से एक हमारी कंट्री है भारत। ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथोपिया, इंडिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो जनरली ये जो देश हैं आप देखेंगे, ये जो देश आपको दिख रहे हैं वो आपको ट्रॉपिक रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिक रीजन में जनरली ये ट्रॉपिकल डिसीज़ है। कौन सी डिसीज़ है ये आपकी? काला ज़र कैसी बीमारी है? तो आप कहेंगे काला ज़र बेसिकली एक ट्रॉपिकल बीमारी है, ट्रॉपिकल डिसीज़ है। ठीक है, इंडिया में 11.5% टोटल केसेस हैं पूरे वर्ल्ड के, उसका 11.5% काला ज़र के केसेस भारत में मिलेंगे, और उसमें भी 90% जो केसेस हैं वो बिहार और झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो मीटिंग हुई है उसमें बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है। काला ज़र को ब्लैक फीवर भी कहते हैं, दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड की सेकेंड पैरासाइट किलर बीमारी है आफ्टर मलेरिया। जैसे कि मलेरिया के बारे में हम जानते हैं कि जनरली लोग ऐसा जानते हैं कि मच्छर काट देता है तो मलेरिया हो जाता है, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और उस प्रोटोजोआ को कैरी जो करता है वो मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो एक कैरियर है जो उस बीमारी को हम तक लेकर आता है और हमको मलेरिया दे देता है। ठीक है, वैसे ही ये आपका जो काला ज़र है ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसको कैरी कौन करती है? इसको कैरी करती है सैंड फ्लाई। इसको कैरी कौन करती है? सैंड फ्लाई। तो जनरली हम पढ़ते हैं कि काला ज़र जो है वो सैंड फ्लाई के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर बीमारी इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सैंड फ्लाई जो है, इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जो है हमारे शरीर तक पहुंचती है और हमको इन्फेक्ट करती है। जब काला ज़र होता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे लीवर और स्प्लीन पे पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि बीमारी कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगी तो आप कहेंगे कि लीवर और स्प्लीन को ये इफेक्ट करती है। स्वेलिंग आ जाती है लीवर में इस बीमारी के बाद। ठीक है, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, एटसेट्रा। एनीमिया भी कुछ सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने कहा कि इसका ट्रांसमिशन जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है ऑफ द लेशमेनिया जेनस, उनके द्वारा ये बीमारी होती है जो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो को अफेक्ट करती है। नेशनल काला ज़र रिडक्शन प्रोग्राम, भारत ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पे कैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं काला ज़र को हटाने के लिए? तो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2002 की, उसमें टारगेट किया गया था कि काला ज़र को 2010 तक भारत से एलिमिनेट कर देंगे। बाद में हमने इस टारगेट को रिवाइज किया और टारगेट 2015 कर दिया, लेकिन अब टारगेट 2023 का है कि काला ज़र को भारत से एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इंडिया ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी MOU साइन किया है कि काला अज़र को साउथ ईस्ट एशियन रीजन से हमें हटा देना है। ओके, तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज की अंतिम न्यूज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सर्वाइवल जो थे नासा अपोलो 7 मिशन के, वॉल्टर कनिंगम, उनका निधन भी हो गया है। ठीक है, द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रूड स्पेस मिशन इन नासा अपोलो प्रोग्राम। ये पहला सक्सेसफुल क्रूड स्पेस मिशन था जिसमें 11 दिनों तक ये स्पेस में रहे थे। ठीक है, और उसके लास्ट सर्वाइवल थे वॉल्टर कनिंगम। इनका निधन भी 90 साल की उम्र में हो गया है। इस मिशन को 1968 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था अपोलो 7 एस्ट्रोनॉट मिशन? तो ये नासा का मिशन था, 1968 में लॉन्च किया गया था। ये पहला सक्सेसफुल क्रूड स्पेस मिशन था जिसने 11 दिनों तक स्पेस में घूमा था। ठीक है, तो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स थे। अब बात करते हैं, हमने जो भी बातें पढ़ी उनको एक हेडलाइन के फॉर्म में फटाफट देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले है डॉक्टर तपन सेखिया। इन्हें असम का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है असम वैभव, उससे सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 2021 में हुई थी और पहले व्यक्ति रतन टाटा जी थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 5 टाइम MLA रहे कुलदीप सिंह पटानिया। इन्हें हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है, विधानसभा है, उसका स्पीकर अपॉइंट किया गया है। फिर है मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। इन्हें बेस्ट प्लेयर फॉर द 2022 बाय द इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स के लिए चुना गया है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बंधन बैंक ने एक कैंपेन शुरू किया है जहां बंधन वहां ट्रस्ट और ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। बंधन बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता में है। उड़ीसा विन ग्लोबल हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन, और ये इसका 2nd नंबर का अवार्ड है।
ONGC टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन 2021-2022। तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो ONGC बन गई है। पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर कंडक्ट कराया गया 5 और 6 जनवरी को भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स द 18th नेशनल जैम्बोरे ऑफ द भारत स्काउट एंड गाइड इन राजस्थान। राजस्थान 66 साल बाद फिर से नेशनल जैम्बोरे ऑफ भारत स्काउट गाइड को कंडक्ट करा रहा है। 1956 में भी इसने कंडक्ट कराया था। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है डिग यंत्रा लॉन्च सेकेंड सैटेलाइट टू मॉनिटर स्पेस वेदर को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने डिग यंत्र को लॉन्च किया है और इसे SSO में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट कराया गया जिसमें टारगेट रखा गया 2023 का कि काला ज़र को हम अपने देश से एलिमिनेट कर देंगे, खात्मा कर देंगे। नेक्स्ट है नासा अपोलो 7 एस्ट्रोनॉट वॉल्टर कनिंघम पास्ड अवे और इस मिशन को 1968 में लॉन्च किया गया था और ये पहला सक्सेसफुल क्रू स्पेस मिशन था। तो ये आज का हमारा हेडलाइन है। अंत में हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो पहला क्वेश्चन और मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनल डिप्लॉय ऑन द सियाचिन ग्लेशियर द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? शिवा चौहान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान। तो जयपुर राजस्थान में संविधान भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च 2 प्रोग्राम नेम्ड दिधिर सुरक्षा कवच एंड दिधिर दूत। तो दिधिर सुरक्षा और दिधिर दूत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन बी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 100 मीटर सियोम ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 100 मीटर का सियोम ब्रिज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द इमोइनु इरत्पा फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल को मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी। Which country has become the first country in Asia and the second in the world to launch hydrogen powered urban train? तो एशिया की पहली और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की कंट्री बन गई है चाइना, जो कि हाइड्रोजन पावर अर्बन ट्रेन को लॉन्च कर रही है, और जर्मनी पहली कंट्री है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। हु हैज़ अज्यूम द चार्ज एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? तो आंसर है यहाँ पे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर। बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO कौन बने हैं? तो जैसन मू बने हैं। जैसन मू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट फोक सिंगर मैथिली ठाकुर, इन्हें किस राज्य का इलेक्शन कमीशन का एम्बेसडर बनाया गया है या स्टेट आइकन बनाया गया है? सो स्टेट आइकन ये बनी है बिहार के इलेक्शन कमीशन की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, साथ ही साथ एक किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट में देना। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी ये है, कल मैंने सावित्रीबाई फुले जी की बायोग्राफी को डिस्क्राइब किया है, उसे रिव्यू किया है, क्योंकि 3 जनवरी 1831 उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और 3 जनवरी को हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो इसलिए उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।